This is your tutor from Made Easy Biotechnology Education YouTube channel. So today we are going to start the enzyme engineering of second year students of BTech in Biotechnology. So enzyme engineering में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल देखेंगे जो कि एंजाइम का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. So in the first part we will see the introduction of the enzyme and the basic properties and the function of the enzyme. So I hope you will understand what we are going to study and what is our syllabus. So in the syllabus there is introduction of enzyme, properties of enzyme, single substrate reaction, multiple substrate reaction and many more we will discuss in the next lecture. So firstly we will see what is enzyme and introduction of the enzyme. So the term enzyme was given by the scientist कुन्ने साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एंजाइम टर्म को दिया था. एंजाइम इज़ डिस्कवर्ड बाय बुचर. एंजाइम जो टर्म है उसको जो है बुचर ने जो है डिस्कवर किया था, जिन्होंने जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया था. डिस्कवरी ऑफ दिस एंजाइम बाय द बुचर वाज एन एक्सीडेंट नोन एज सेरेंडिपिटी. इट मीन्स जो जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी बुचर ने की थी वो उनका इंटेंशन नहीं था एंजाइम को डिस्कवर करना, बट इट वाज अ डिस्कवरी बाय चांस. सो दिस डिस्कवरी इज नोन एज द सेरेंडिपिटी. एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. एज यू ऑल नो एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. सो ओवरऑल इसमें क्या है कि एंजाइम टर्म जो है कुन्ने ने दिया था, डिस्कवर किसने किया था, बुचर ने किया था. कौन सी एंजाइम को? जाइमेज एंजाइम को. एंड द डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम वाज बुचर वाज एन एक्सीडेंट नोन एज सेरेंडिपिटी. और एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस ऑफ एंजाइम. सबसे पहले देखते हैं ईच एंजाइम इज क्वाइट स्पेसिफिक इन कैरेक्टर, acting on a particular substrate or a substrate to produce a particular product or the products. हर एक एंजाइम जो होती है वो कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. इट मीन्स वो उसी सबस्ट्रेट पर काम करेगी जो उसके एक्टिव साइट के स्पेसिफिक होगा, और एक्टिव साइट्स जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं वो स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है. उसके बाद जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद हमारे देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम. सो एंजाइम जो होता है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस विद इन द लिविंग सेल्स विदाउट देमसेल्फ सफरिंग एनी ओवरऑल चेंजेस. इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बॉडी के सेल्स के अंदर जो है इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है जो एंजाइम होता है. बट जो एंजाइम का कंसंट्रेशन होता है आफ्टर द कॉम्प्लीशन एंड बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन शुड बी सेम. इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम शुड नॉट बी चेंज. फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. As we all know that enzymes are protein, so all enzymes have the property and the characteristics of the protein. फिर इसके बाद है एंजाइम एक्ट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल बट इनसाइड द बॉडी. एंजाइम जो है सेल के बाहर और अंदर दोनों काम करती है, बट ये हमेशा बॉडी के अंदर ही काम करती है. ऑल द डाइजेस्टिव और द हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्ट्स आउटसाइड द सेल दैट इज़ द एक्सो एंजाइम बट इनसाइड द बॉडी. सभी डाइजेस्टिव एंजाइम और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं ये सेल के बाहर काम करती हैं, जिनको हम लोग एक्सो एंजाइम कहते हैं, बट ये जो है हमारी बॉडी के अंदर ही काम करती हैं बट सेल के बाहर. फिर इसके बाद है हमारा प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम यूरिएज प्रूव्ड बाय द समनर. जो प्रोटीन नेचर होता है एंजाइम का इसको किसने प्रूव किया था? समनर ने प्रूव किया था. इन्होंने कैसे प्रूव किया था? क्योंकि इन्होंने जैक बीन जो कि एक प्रोटीन का सोर्स होता है वहाँ से इन्होंने जो है यूरिएज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था. तो यहीं से उन्होंने कहा कि एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीन होता है और इसको प्रूव भी किया था. एंजाइम और थर्मोलिएबल. जो एंजाइम होते हैं थर्मोलिएबल होते हैं. इट मीन्स दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर. इट मीन्स एबव 40 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है कि एंजाइम जो होते हैं जल्दी टूटते नहीं हैं, और टूटते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, लगभग 40 डिग्री एबव टेम्परेचर पर जो है ये डीनेचर होना स्टार्ट होते हैं. Few nucleic acid acts as enzyme like ribonuclease P and ribozyme.
सो कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होती हैं जो एंजाइम की तरह काम करती हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज पी एंड राइबोजाइम। दीज आर द टू न्यूक्लिक एसिड विच एक्ट्स एज द एंजाइम। फिर इसके बाद है रिएक्टेंट्स एंड द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस और नोन एज सबस्ट्रेट। जो एंजाइम जिसको कैटालाइज करता है, जिसकी कैटालिसिस करता है, उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। मतलब जिस रिएक्टेंट की कैटालिसिस एंजाइम करता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स आर हाईली डाइवर्सिफाइड एंड हाईली कंट्रोल्ड। एंजाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है एंड कंट्रोल्ड होता है। Now we will see the characteristics of the enzyme. So enzymes are the biocatalysts। हम लोगों ने पिछले पेज पर देखा था कि एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी ये हो गई। दूसरी ये है कि ये इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। एंजाइम जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द कंपाउंड टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी कंपाउंड को प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो पाता है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज़ मीजर्ड। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की वो मीजर होती है जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल या फिर किलो कैलोरीज पर मोल में। Now we will see the third characteristics of the enzyme, that is decrease activation energy. So enzyme perform the function to increase the rate of reaction as well as decrease the activation energy along with. So an enzyme increase the rate of reaction by decreasing the activation energy. देखते हैं कैसे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो बाय एडिंग द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। जब हम लोग एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिक्स करते हैं देन द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। लेट्स सी द ग्राफ। यहाँ पर एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट जब कैटेलाइज होता है विदाउट एंजाइम तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी है। मतलब इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी रिएक्टेंट्स को कैटेलाइज करने के लिए इनटू द प्रोडक्ट। बट when the substrate or the reactant is mixed with the enzyme then its activation energy decreases and it immediately get converted into the product. So enzyme decreases or lower the activation energy. This energy is known as the threshold energy or the threshold value. Threshold value क्या होता है? The energy which is required to convert the substrate to the product known as the threshold value. नाउ हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज़्म होता है। सो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर एंजाइम का कंसंट्रेशन और यहाँ पर एंजाइम का कंसंट्रेशन सेम होगा। ओवरऑल इसमें चेंज क्या हो रहा है कि हमारा सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। नाउ वी विल सी द थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने पहले ही बता रखा है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। नाउ हम लोग देखते हैं कि हाउ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में डिक्रीज कैसे करती है ये अब हम लोग देखते हैं। So when enzyme substrate complex is formed then the bond formed and when bond is formed then the energy releases, that is the exothermic reaction and it decreases the activation energy. So जैसा कि हम लोग जानते हैं जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे तो ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इन केमिस्ट्री वी हैव सीन दैट व्हेन देयर इज एनी बॉन्ड फॉर्मेशन occur then the energy releases.
सो अगर यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इट मीन्स एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और अगर बॉन्ड बन रहा है इट मीन्स एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, और एनर्जी जहाँ पे रिलीज़ होती है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज द एनर्जी, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू एनर्जी जो है रिलीज होती है, जो कि डिक्रीज करती है एक्टिवेशन एनर्जी को, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। वी नाउ वी विल सी द टू कंडीशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट में। सो यहाँ पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है इसके बीच में जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। Now the fourth characteristics of the enzyme is enzyme never consume nor change in its concentration। एंजाइम जो होता है कभी भी सबस्ट्रेट के द्वारा कंज्यूम नहीं होता है। एंजाइम जो होता है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन ये कभी भी कंज्यूम नहीं करता है सबस्ट्रेट, कभी भी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम को कंज्यूम नहीं करता है। फिर कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन कॉम्प्लीशन इज सेम। जो कंसनट्रेशन होगा एंजाइम का वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो है सेम होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के जब कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर जो एंजाइम का कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन एंजाइम का यहाँ पर भी होगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। Now the fifth characteristics of the enzyme are very specific, that is stereo specific। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि very specific का मतलब क्या है। एंजाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब कि एक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, इसके अलावा वो किसी और सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेगा। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज है तो ये सिर्फ ग्लूकोज पर ही काम करेगा, ये तो हुआ वेरी स्पेसिफिक। बट स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी मच स्पेसिफिक। इट मीन्स ग्लूकोज तो एक कॉमन हो गया हमारा। अगर ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है एक ऐसा एंजाइम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, लेट्स सपोज डी ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, तो ये सिर्फ डी ग्लूकोज पर ही काम करेगा। इट विल नॉट वर्क ओवर द एल ग्लूकोज, एंड एल ग्लूकोज ऑक्सीडेज विल वर्क ओनली on the L glucose. So this is the stereo specificity of the enzyme. Now we will see a small, this can be skipped, but let's see. And as we have seen that the unpolarized light are there which are moving in any direction, no any specific direction of the light is present. So through polarizer we polarize the light in one direction, and when the light is polarized then it show two characteristic, that is right rotate which is known as D form, and when it is rotate in the left direction then it is known as left rotate which is known as L form. D form is also known as dextrorotatory, and L form is also known as levorotatory. Now the sixth characteristics of the enzyme is that enzymes are temperature specific, it means they are thermodynamically active। एंजाइम जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। सभी एंजाइम जो एंजाइम्स होती हैं वो हर एक एंजाइम अलग अलग टेम्परेचर पर काम करती हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज द टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। फिर इसके बाद है एंजाइम जो होते हैं पीएच स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एंजाइम जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं, उनका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है।
आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होता है एंड ग्रेटर आयन नेट चार्ज ऑन द एटम इज 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन जो होता है स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है, इसका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पॉइंट होता है। सो एंजाइम जो होता है एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द पीएच स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। Now the eighth characteristics of the enzyme is dependent on the substrate and the enzyme substrate concentration। एंजाइम जो होता है ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन दोनों पर, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर इनबैलेंस है देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी इंक्रीजेज एंड इवन इफ द सबस्ट्रेट concentration is more and enzyme concentration is less then the rate of reaction will be slow। if the enzyme concentration is more but the substrate concentration is less then the rate of reaction does not increase because enzyme substrate complex concentration is not बैलेंस। इनकी कंसंट्रेशन जो एफिशिएंसी है या फिर इनका जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं करेगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 200 एंजाइम है तो 200 सबस्ट्रेट, ये 200 एंजाइम जो है 200 सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगी और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम होती है विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो बिना एंजाइम के अगर H2O और CO2 का रिएक्शन कराते हैं देन जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन रही है ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं लग रही है। तो इस केस में जो है 1 घंटे में लगभग 16 मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2CO3 के। बट व्हेन द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज यूज्ड टू कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तब जो है हमारा 1 घंटे में लगभग 16 से 16,000 मॉलिक्यूल्स जो है H2CO3 के बन जाते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। आई होप you will understand the characteristics of the enzyme, introduction of the enzyme, the scientists who discovered, who named, and who discovered the protein nature of the enzyme. Everything would be crystal clear to you. Thanks for watching. I hope everything will be clear to you. Thank you so much for watching. Keep sharing, subscribe, and keep liking my videos. Thank you so much. Take care. Bye bye.